ठीक है, सफ़े कॉपी करा के ले आओ। ओके, सफ़ा भी आपको बांट दिया जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा। हमारी डिस्कशन है फॉरेन इनकम के ऊपर। जब हमने क्लासें शुरू की थी तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। रेजिडेंट को मारा जाएगा और रेजिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था रेजिडेंट की बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम टैक्सेबल है। ये हमने जिस वक्त क्लासें शुरू हुई थी पहले 5-6 दिन के अंदर ही पढ़ लिया था चैप्टर 4 के अंदर। ये डायग्राम बनी थी। मैं सिर्फ फॉरेन इनकम की बात कर रहा हूँ आज। तो बताएं जी, चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? रेजिडेंट बंदा जो बनेगा वो मारा जाएगा, उसकी फॉरेन इनकम और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ़ है। नॉन रेजिडेंट ने फॉरेन इनकम पर टैक्स जमा नहीं कराना। अब एक बंदा आया ही बेचारा 15-20 दिन के लिए पाकिस्तान में या 100-150 दिनों के लिए, तो उससे आप ये ना पूछें कि उसने बाहर के मुल्क में कितना कमाया। तो नॉन रेजिडेंट की फ़ॉरेन इनकम को आपने लिफ्ट नहीं करानी, और रेजिडेंट की आपकी फ़ॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल है। ये हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था। अच्छा, तो अब आगे तो मैंने नहीं देखने होगा, खुद ही देखी जा रहे हैं जी। तो रेजिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम माफ़ है। ये सारा हमने किस चैप्टर में पढ़ा हुआ है? चैप्टर 4 के अंदर। फिर परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा साबित कर दे मैं सिटीज़न हूँ और मेरा स्टे पाकिस्तान 4 साल से मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो फिर वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसकी फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट अवेलेबल है। फिर इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान में नौकरी करने आया है और बाहर की इनकम को पाकिस्तान नहीं लाता, तो भी उसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? माफ़ हो जाएगी। उसकी फॉरेन इनकम माफ़ हो जाएगी। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी फॉरेन इनकम के बारे में, एंड डेट वाज इन द चैप्टर ऑफ सैलरी। वो सैलरी के चैप्टर में पढ़ी थी। सैलरी के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फॉरेन सैलरी माफ़ हो जाएगी रेजिडेंट की। देखिए, नॉन रेजिडेंट की तो वैसे ही माफ़ है ना। असल में ये सारी डिस्कशन जो है ना, ये सारी रेजिडेंट के बारे में हो रही है। रेजिडेंट की हम माफ़ करने लगे हैं क्योंकि नॉन रेजिडेंट की तो वैसे ही माफ़ है। तो फॉरेन सैलरी रेजिडेंट बंदे की माफ़ हो जाएगी, या तो वो बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दे, या अगर टैक्स पे नहीं करता तो फिर या तो वो साबित कर दे मैं सिटीज़न हूँ और बाहर से जो बाहर ही रहे साल के एंड पे। ये हमने चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था। तो ये 2 चीज़ें थी मोहतरम। अब रेजिडेंट बंदे की बाहर की इनकम क्या करनी है? टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट बंदे की बाहर की इनकम क्या करनी है? माफ़। ऐसा रेजिडेंट बंदा जो कि सिटीज़न है और 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल उसकी फॉरेन इनकम माफ़ है। ऐसा रेजिडेंट बंदा जो पाकिस्तान में रेजिडेंट है 3 साल से कम के लिए और बाहर के पैसे बाहर ही रखता है, उसकी फॉरेन इनकम भी एग्जेम्प्ट है। और ऐसा रेजिडेंट बंदा जो बाहर के मुल्क में जाके सैलरी कमाए, ऐसा रेजिडेंट बंदा जो बाहर के मुल्क में जाके सैलरी कमाए और टैक्स पे कर दे तो भी फॉरेन सैलरी माफ़ है। और अगर वो सिटीज़न है और रिमेन्स अब्रॉड है तो भी फॉरेन सैलरी माफ़ है। अब ये चीज़ें इस तरह नहीं समझ आती। जिस वक्त हम कोई न्यूमेरिकल किया करेंगे तो इस डायग्राम को खोल कर देख लिया करेंगे, उस वक्त आप जज कर लिया करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ फॉल करनी है। तो असल में आपको बस ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इन 3 को अगर पेपर में आपने पकड़ लिया तो बस ठीक है, वरना फिर उन पे क्या लगेगा? जनरल रूल। जनरल रूल जो ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 4 वाला। आखिरी बात,
अब जाहिरी बात है, अगर एक रेजिडेंट है और उसकी बाहर की इनकम टैक्सेबल है तो फिर उसको एक बेनिफिट भी देना चाहिए, क्योंकि बाहर भी टैक्स दे के आ रहा है, पाकिस्तान वाले भी टैक्स मांग रहे हैं। तो हमने फिर चैप्टर 6 में पढ़ा था, हम इसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दिया करेंगे, जैसे हमने कैपिटल गेन चाइना और बिजनेस इथोपिया वाले सवाल में किया था। और टेस्ट के अंदर बाहर के मुल्क के अंदर हमने, ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, टेस्ट के अंदर बाहर के मुल्क में हमने फॉरेन डिविडेंड कमाया था, तो उस पर भी हमने इसे टैक्स माफ़ किया था। आज इंशाल्लाह टेस्ट का सवाल भी देखेंगे। तो ये डिस्कशन है सारी। रेजिडेंट की फॉरेन इनकम हमेशा क्या है? टैक्सेबल। हाँ, एक बेनिफिट उसको ज़रूर दे दें कि उसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे दें। चलें जी, बिजनेस का चैप्टर निकाल लें। पहले ज़रा कल वाला एक निकाल लें दोबारा, चैप्टर 13 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि बीवी को जो हर महीने पैसे मिल रहे हैं, क्या करना है? एसी को कुछ कराना है, मुझे बताएं ना फिर भाई। एसी 16 पे कर दें, ये वाला भी 16 पे कर दें। बीवी को जो शोहर की तरफ से पैसे मिल रहे हैं वो माफ़ हैं। फिर हमने पढ़ा था बीवी को जो बच्चे की स्कूल की फ़ीस शोहर की तरफ से मिल रही है वो माफ़ है। फिर हमने पढ़ा था बीवी को जो शोहर की तरफ से शॉप मिल रही है वो माफ़ है। लेकिन अगर उस शॉप से बीवी किराया कमाने लग जाए तो फिर बीवी ओनर होगी और किराएदार से किराया आ रहा होगा, फिर शोहर से कुछ नहीं आ रहा होगा, वो किराया फिर टैक्सेबल होगा। डेट किराया विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, अगली बात, इस सवाल में अगर आए आप तो रईस की बीवी जुदा हो गई है अपने शोहर से ड्यू टू सर्टन डिसएग्रीमेंट्स। उसने कहा था करेले पकाओ, इसने कहा था आलू पकाओ, बस लड़ाई होगी, ख़त्म होगी फिर बात, फुल स्टॉप। फिर जब जुदा हो रहे थे तो जुदा होते होते ये एग्री हुआ कि हर स्पाउस, उसका शोहर उसे घर देगा। घर शोहर की तरफ से मिल रहा है, अगर घर की फेयर वैल्यू दी होती, घर की फेयर वैल्यू तो होगी मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ रुपया, घर की फेयर वैल्यू अगर दी होती तो वो माफ होता, और जो हर महीने उसको 1.5 लाख पहुंचेगा वो भी माफ है। इस तरह का घर मार्केट में किराए पे मिल जाता है 50,000 पे। तो आप बता दें, आपको इस लाइन से मैंने जाते जाते पूछा था, क्या लग रहा है, बीवी ने घर किराए पे दे दिया है या अगर किराए पे दे तो 50,000 आए? तो इस एग्जाम्पल और क्वेश्चन 8 में क्या डिफरेंस है जरा बता दें। क्वेश्चन 8 में रिसीव द रेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, रिसीव करेगी किराया, और इधर रिसीव द रेंट है या आ सकता है, इसका मतलब है अभी किराए पे दिया नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर किया था और हमने रेंटल इनकम को इग्नोर किया था और इस 50,000 को हमने सवाल में काट दिया था। टेस्ट देखना होगा फिर आपने, वो देख लेते हैं। चलो आगे तो फिर बताना ना किसी को। चलें ये आगे चलें, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में आ जाएं। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में आ जाएं। अच्छा भाईजान, आपने रात को 10 बजे सो जाना है और फिर 4 बजे का अलार्म लगा लेना है। क्या? और
फिर आप हजरात ने जो है वो 4 बजे से लेके 3 बजे तक 11 घंटे पढ़ के लुट मचा देनी है। फिर 3 से 4 बजे घंटा और आराम कर लेना है। क्या करते हैं इतना पढ़ के आप लोग? यानी कि सब कुछ जब आपको याद हो जाते फिर क्या करते हैं फिर आप लोग? यानी कि फिंगर टिप्स पे आपके चैप्टर 5, फिंगर टिप्स के ऊपर है आपके सैलरी का चैप्टर, फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें हैं आपकी माशाल्लाह। ये क्या चक्कर क्या है? हैं ये कैसे उकाबी रूह जागी है? वैसे शायद मुझे याद है अभी तक हम अपने ज़माने में इतना पढ़ लेते थे फिर समझ नहीं आती थी और क्या पढ़ें। यानी अब जो भी खोलते थे पता होता था। तो नहीं आप लोग भी इस तरह करते हैं या नहीं करते? डेफिनेशन बिजनेस, बिजनेस में शामिल है चीज़ें खरीद के बेचना, चीज़ें बना के बेचना, दोनों चीज़ें बिजनेस में शामिल है। सिमिलरली बिजनेस में सर्विसेज देना भी शामिल है। कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, बिजनेस में सर्विसेज देना भी शामिल है। चाहे आप मैप बना के दे दें, चाहे आप जो है वो टेक्निकल सर्विसेज, कुछ भी है, बिजनेस में सर्विसेज देना भी शामिल है। टीसीएस कोरियर सर्विस वालों का एक बिजनेस है, अकाउंटेंसी फर्म्स का एक बिजनेस है, लॉयर्स का एक बिजनेस है। तो ये सारे कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन में आते हैं। बरकत के लिए सुनते रहते हैं, लिखते भी नहीं, पता नहीं किस मूड में क्लास में आते हैं। लॉयर सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज ना लिखें, कहने के बावजूद भी ना लिखें, छोड़े पर कि धुन में पेपर देने हैं क्या। हम तो तकरीबन को ऐसे बैठे होते थे क्लास में, इस इधर वाले को परे करके, इधर वाले को परे करके, सर कोई बात ना कहते हैं ऐसी जो हमारे से निकल जाते, सास मुंह उधर होता था, बॉल पड़े। बड़ा आसान लगा था सीए, कोई इतना मुश्किल नहीं लगा। नहीं तो कभी आना कभी ना आना, कभी आके ऐसे करके क्लास लेना। अच्छा जी, कई दफ़ा इससे भी होता है कि आप इन चीज़ों को रेगुलरली नहीं कर रहे होते, यानी रोज़ाना नहीं कर रहे होते। काम वही है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, लेकिन ये एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ बला 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 बला। तो एडवेंचर और कंसर्न का मतलब लिखें वन ऑफ, एक दफ़ा किया गया काम, उर्दू में लिख लें एक दफ़ा किया गया काम। आप रेगुलरली नहीं करते, एक दफ़ा किया गया काम। ओके, income from business. The following incomes shall be chargeable under the head income from business. Income from business की ये मिसालें हैं। एग्जेम्प्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, और फाइनल टैक्स रेजीम जैसे डिविडेंड है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। The profits and gains of any business carried on by a person at any time in the year. बस इसमें सिर्फ एक बात काम की है, एनी, कोई भी कारोबार आप कर लें वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में ही जाएगा। एनी टाइम, किसी भी वक्त साल में कर लें, चाहे साल के शुरू में करें, चाहे एंड में करें, चाहे पूरा साल करें, तो कोई भी कारोबार किसी भी वक्त आप कर लें, डेट विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। Only real profits are taxable. Therefore, gain arising on revaluation of fixed asset, investment, foreign currency is not taxable. मतलब ये कि लैंड आपकी किताबों में आ रही है
बुक वैल्यू का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट, यानी कॉस्ट पे ही आ रही होती है, और मार्केट में वैल्यू इसकी हो गई है 12। तो अकाउंटिंग के टीचर कहते हैं 2 का रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर लो IAS 16 की रोशनी में। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि नहीं, आपने इस गेन को रिकॉर्ड नहीं करना अनलेस कि ये लैंड बिक ना जाए। पड़े पड़े लैंड अगर महंगी होगी है तो इसका कुछ भी नहीं करना टैक्स में। तो इसलिए टैक्स अनरियलाइज गेन्स को डील नहीं करता, सिर्फ रियल गेन्स लॉसेस को डील करता है। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर, only real profits are taxable. Therefore, gain arising on revaluation of fixed assets, gain arising on revaluation of investments, gain arising on revaluation of foreign currency is not taxable. Fixed asset पड़े पड़े महंगे हो गए, शेयर्स पड़े पड़े महंगे हो गए, इन्वेस्टमेंट्स, करेंसी डॉलर पड़े पड़े आपके बिजनेस में महंगे हो गए, इनका आपने कुछ भी नहीं करना अनलेस कि आप इन चीज़ों को बेच ना दें। नेक्स्ट, ये वो पहली पूरी रो आज गायब हुई है, बिलाल भी गायब हुआ है, और वो दूसरा क्या नाम दिया था, मुस्तकीम साहब भी गायब हुए हैं, सारे गायब हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट, सिमिलरली इंपेयरमेंट लॉस इज ऑल्सो इग्नोर्ड फॉर टैक्स पर्पजेस। टैक्स वालों की नज़र में इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंटिंग के अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी, डिप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, रिवैल्यूएशन लॉस भी एक खर्चा है, इंपेयरमेंट लॉस भी एक खर्चा है। लेकिन टैक्स वालों की नज़र में सिर्फ एक चीज़ माइनस करने की इजाज़त है, एंड डेट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। बस टैक्स वालों की नज़र में डेप्रीसिएशन माइनस करने की जाता है और कोई चीज़ नहीं। इंपेयरमेंट लॉस भी इग्नोर किया जाता है और रिवैल्यूएशन लॉस भी इग्नोर किया जाता है। कई दफ़ा कोई प्रोफेशनल और एसोसिएशन जैसे आईकैप सेल ऑफ गुड्स करता है, गुड्स से मुराद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, खरीद लिए हैं फेयर 1 में, खरीदने हैं अभी, खरीद लिए हैं। तो कई दफ़ा आईकैप जो कि एक प्रोफेशनल इदारा है वो बेचता है गुड्स या सर्विसेज देता है, जैसे सेमिनार अरेंज करवा लिया आईकैप ने, कोई चेंजेस आई, कोई नया स्टैंडर्ड आया तो आईकैप ने सेमिनार अरेंज करा लिया टू इट्स मेंबर्स, अपने पार्टनर्स, वो अपने सॉरी पार्टनर्स नहीं, अपने मेंबर्स को यानी CAs को। तो आईकैप अगर CA को बुक्स बेचे या आईकैप CA के लिए सेमिनार कराए तो डेट इज ऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस। वैसे आईकैप का बिजनेस तो आपसे एग्जाम फीस लेने, असल बिजनेस जो है मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम आईकैप की ये है, लेकिन इसके साथ आईकैप अपने मेंबर्स को भी स्टैंडर्ड बेच देता है और अपने मेंबर्स को सेमिनार भी करा के दे देता है। डेट ऑल्सो इज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ आईकैप। लेकिन इनकम तो है ना जो भी है, इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अच्छा, इसके बाद कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये अपने मेंबर्स को, ऑफ गुड्स को ब्रैकेट में ले लें, ये अपने मेंबर्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचती हैं और सर्विसेज देती हैं। सर्विसेज मिसाल के तौर पे मैप बना के दे दिया, इंजीनियरिंग सर्विस दे दी, जो भी स्पेलिंग है इंजीनियरिंग के, हम कौन से इंजीनियर हैं जो हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज दे दी, तो दैट ऑल्सो इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुराद लिखें हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये अपने मेंबर्स को, मेंबर्स से मुराद जो उनके रिहायशी हैं, इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भी ऐड कर लें एंड में, इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। Further, it is clarified that
आगे चले तो कहते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि जो इनकम कमा रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग वगैरह, सेल ऑफ प्लॉट्स वगैरह, कई दफ़ा बने बनाए घर बेचे जाते हैं, कई दफ़ा प्लॉट बेचे जाते हैं, और मैप बना के देना टू इट्स रिहाइशेस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये भी उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा करते हैं इस तरह के डायग्राम ना, आप लोग खुद घर में भी बना लेते हैं मेरे बनाने से पहले। ये जो समराइज करते हैं ना आप लोग चीज़ें अपने लिए, आई रियली अप्रिशिएट दिस। सफ़े पकड़ के इस फॉरेन सैलरी का ये करना है, इस फॉरेन इनकम का ये करना है, ये बड़ी अच्छी आप लोगों ने माशाल्लाह चीज़ें आ गई हुई हैं, पहले ही सफ़ा तैयार हुआ आता है आपकी तरफ से। आगे चलें, एनी इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना हमने पढ़ा था, इनकम प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराए पे देना, और मूवेबल चीजों का किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। एनी इनकम फ्रॉम किराए पे देना, हायर का मतलब लिख लें किराए पे देना, ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आगे लिखे रेंटा कार का बिजनेस। ओके, रेंटा कार का बिजनेस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। कस्टमर आपका पास भी हो सकता है, कस्टमर आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, और कस्टमर आपका फ्यूचर भी हो सकता है। तो पुराने कस्टमर से भी पैसे आ सकते हैं जिसे आप बैड डेट रिकवरी कहते हैं, और अभी वाले कस्टमर से भी पैसे आ सकते हैं, जैसे आजकल कॉलेज वाले ले रहे हैं, कोशिश करें ले रहे हैं। तो पास्ट के कस्टमर भी आ सकते हैं जिससे बैड डेट रिकवर होता है, प्रेजेंट कस्टमर भी होते हैं, और फ्यूचर कस्टमर एडवांस देते हैं, एडवांस, कोई कस्टमर एडवांस में पैसे देके चले जाते हैं। किसी के अब्बू जज्बाती हुए पूरे 2 साल के कैफ के पैसे जमा करा के चले गए, पीआरसी कैफ इकट्ठे ही पैसे ले लो, इंशाल्लाह इसी बरकत से ना इसका 2 साल में ही निकल जाना है। अच्छा जी, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट डिराइव्ड ड्यूरिंग अ पास्ट रिलेशन, ड्यूरिंग अ प्रेजेंट रिलेशन, और ड्यूरिंग अ फ्यूचर रिलेशन। लेकिन रिलेशन कौन सा? बिजनेस रिलेशन। अच्छा, जरूरी नहीं कस्टमर आपको पैसे दे, कस्टमर आपको कोई बेनिफिट भी दे सकता है। यानी आप कॉलेज वालों को कहें कि मैं फ़ीस की सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा रहा, उसकी जगह मेरा मोबाइल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और फीस की सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे हो जाएगी, बल्कि अगले सेशन के भी थोड़े से पैसे आपके पास आ जाएंगे। 50,000 वाला मेरा मोबाइल है। तो आपने क्या, बिजनेसमैन, कॉलेज एक बिजनेसमैन है, कॉलेज को क्या आपने कैश दिया या बेनिफिट इन काइंड दिया? तो ज़रूरी नहीं कस्टमर आपको पैसे दे, कस्टमर कई दफ़ा पैसे की बजाय कोई नहीं, चीज़ ही तो बच्चे लेते हैं, कस्टमर आपको पैसे की बजाय कोई चीज़ भी दे सकता है, कोई बेनिफिट भी दे सकता है। अच्छा जी, हम आगे पढ़ते हैं। बिजनेसमैन ने लोन लिया, बिजनेसमैन ने लोन लिया और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट बना।
लेकिन इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया। बाद में जाके बिजनेसमैन ने बैंक मैनेजर के जूते साफ किए, बैंक मैनेजर ने लोन माफ कर दिया और इंटरेस्ट पेएबल भी माफ कर दिया। क्रेडिट क्या करें? लोन क्रेडिट करें। माशाल्लाह, क्रेडिट आसमानों पे पहुंचा होगा। लोन 400 रुपए का हो जाएगा जी। क्रेडिट क्या करें? इनकम, बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस, खुशी। एक्सपेंस कौन सी भाई? एसेट राइट ऑफ होता है, एक्सपेंस होता है। लाइबिलिटीज खत्म हो तो इनकम होती है। एसेट गायब हो जाए तो गम, लाइबिलिटी खत्म हो जाए। अजीब लोग हैं, एक्सपेंस कहां से ले आए? ये लाइबिलिटी है ना आपके लिए, और ये भी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी खत्म होना क्या है? खुशी। यही दोनों एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ी थी सैलरी के चैप्टर में, लेकिन वहां एम्प्लॉयर इंटरेस्ट माफ कर रहा था और एम्प्लॉयर लोन का प्रिंसिपल माफ कर रहा था। एम्प्लॉयर इंटरेस्ट भी माफ कर रहा था, लोन का प्रिंसिपल भी माफ कर रहा था। यही दोनों हमने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ी हैं, लेकिन वहां बिजनेसमैन का लफ्ज नहीं था। तो बिजनेस ने बैंक लोन लिया, बिजनेस ने क्या लिया? बैंक लोन लिया। बाद में बैंक ने लोन क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो बिजनेसमैन को खुशी होगी, और ये बिजनेसमैन की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेसमैन को अगर लोन माफ हो जाए या बिजनेसमैन को लोन पर इंटरेस्ट माफ हो जाए, डेट ऑल इज बिजनेसमैन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। बहारें लगा दें टेस्ट रूम में जाके, साथ वाली बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ जाए। चुप करके ना साथ वाले ने पढ़ पढ़ के लुट में चाहिए हुई है। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है फिर पता चलता है कि इतना पढ़ा था। और कई दफ़ा आपको कह रहा होता है यार आजकल ना पढ़ाई नहीं हो रही, हमें तो गर्मी लागे। भाई बाल्टी में बैठ जाया करो, टब ले लो, उसमें बैठ जाया करो। अस्तगफिरुल्लाह वाली क्या बात है इसमें यहाँ? टब लो, उसमें तो थोड़ी सी बर्फ रखो, बैठ के पढ़ो। करते थे लोग पुराने जमाने में, हमने तो सुना हुआ है, पता नहीं। ओके, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लिया, बाद में बैंक ने लोन क्या कर दिया? माफ कर दिया। माफी का जब ऐलान किया जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट माफ कर दिया जाए तो गमगीन हो जाते हैं लोग कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा फिर। द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट फ्रॉम माफ करना ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन इटसेल्फ। तो इंटरेस्ट भी माफ हो सकता है और लोन भी माफ हो सकता है। चलें जी। मैनेजमेंट फीस derived by a management company
मिसाल के तौर पे कोई मैनेजमेंट कंपनी है, वो फंक्शंस मैनेज करवाती है तो उसकी फ़ीस लेती है, या शादियां करवाती है भाईजान, उसकी फ़ीस लेती है, तो ये मैनेजमेंट फ़ीस उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, 10 साल का तजर्बा करवाने का। अच्छा जी, बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। वैसे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्स के चैप्टर में जाती है, लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर में पहली लाइन ही शायद थी प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट इनकम, ये अदर सोर्स के चैप्टर में जाती है, लेकिन बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बड़े ठंडे मट्ठे बैठे होते हैं आप, मैं बोल के चुप भी कर जाता हूँ, 5 सेकंड गुजर जाते हैं, उसके बाद सरकार बॉल पॉइंट खोलती हैं और तन मन धन दे के बैठा करें, घर में भी कॉलेज में भी। घर वाले, मोहल्ले वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार सारे पूछने पे मजबूर हो जाएं, भाई क्या हुआ, तुम तो नज़र ही नहीं आते, बस से नमाज पढ़ने के लिए 10 दफ़ा नज़र आते हो, जाना और आना 10 दफ़ा ये नज़र आते हो दिन में, इसके अलावा तो तुम नज़र ही नहीं आते यार, क्या चक्कर है। अच्छा जी, वो फिर 12 होगा ना। एनी इंटरेस्ट इनकम, एनी इंटरेस्ट इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन, अगर एक बंदा इंटरेस्ट इनकम कमाए, वेयर पर्सन्स बिजनेस इज टू डिराइव सच, जब उसका बिजनेस ही इंटरेस्ट इनकम कमाना हो, shall be chargeable under the income from business and not income from, तो ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा जी, बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर आपको कैपिटल नजर आ रहा होता है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको लोन नजर आ रहा होता है, या अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया हुआ, आम लोगों से लोन लिया हुआ है, तो लोन का नाम फिर डिवेंचर बन जाता है। बैलेंस शीट में ये चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। अब कैपिटल के ऊपर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, यानी प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। लो जी, कर लो गल, तो फोन आने बंदे उठ के चले जाते हैं। और लोन या डिवेंचर के ऊपर आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये आपके लिए खर्चा है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बैंक के लिए इनकम है, लेकिन आपके बिजनेसमैन के लिए ये इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा होगा। अभी इसको थोड़ी देर बाद नोट कीजिएगा जब मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक दो और चीज़ें डालनी है। तो कैपिटल जब लोग घर से लाते हैं तो उनको मिलता है डिविडेंड, और जब लोग लोन घर से लाते हैं तो उनको उस पर मिलता है इंटरेस्ट। डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, डिविडेंड की फिक्स परसेंटेज नहीं होती, बिजनेस ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा ले जाएंगे, लॉस आएगा नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। अभी नोट करने दूंगा, प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन है यह, इंटरेस्ट पेएबल भी होता है, रिसीवेबल भी होता है। पेएबल कब होगा, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, और रिसीवेबल कब होगा, जब इंटरेस्ट इनकम होगा। लेकिन मेरी डिस्कशन यहां पेएबल के माने में ही जरा चलेगी। इट मींस प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है, इट मीन इंटरेस्ट ड्यू टू अ लोन, बस असल ये बात है, इंटरेस्ट ड्यू टू अ लोन, इंटरेस्ट ड्यू टू अ लोन, ये वाला इंटरेस्ट ड्यू टू अ लोन, ये मेन बात है, इसको जरा अंडरलाइन कर लें। बाकी फिर बात आपको मैं बाद में बताता हूं।
however return of capital will not be POD, ये प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या होता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल डिविडेंड, डिविडेंड विल नॉट बी इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने इसे याद कैसे करना है? however return of capital will not be profit on debt। अच्छा, ये दुनिया में इंटरेस्ट के डिफरेंट नाम हैं, दुनिया में इंटरेस्ट के डिफरेंट नाम हैं। एक तो इसे प्रॉफिट कहा जाता है, एक इसे डिस्काउंट कहा जाता है, एक इसे प्रीमियम कहा जाता है। अब ये डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है ये आप FAR 2 के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम बस ये 4 लफ्ज याद कर लेंगे: प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और प्रीमियम। कई दफा ऐसा होता है, डिस्काउंट में आपको बता रहा हूं क्या है, लेकिन ये नोट करने की और समझने की खास जरूरत नहीं। आप लोन लेते हैं बैंक से 100 रुपया, बैंक एग्रीमेंट में लिखवाता है 100 रुपया, लेकिन आपकी मजबूरी को सामने रखते हुए देते हैं सिर्फ 98, और आप भी मान जाते हैं क्योंकि और कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा होता। तो ये जो 2 रुपये का आपको नुकसान हुआ है, और आपने लोन मांगा 100 रुपया, एग्रीमेंट में भी लिखा गया 100 रुपया, वापिस भी करना है आपने 100 रुपया, लेकिन अगले बंदे ने आपकी मजबूरी से फायदा उठा के आपको सिर्फ 98 रुपीज दिए। ये जो 2 रुपये का नुकसान हुआ है इसे डिस्काउंट कहते हैं। ये भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, ये भी आपका खर्चा हो गया है। डेट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, बट लीव इट। डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लीव इट। तो 4 नाम याद करें। लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है, लोन के ऊपर डिस्काउंट भी होता है, और लोन के ऊपर प्रीमियम भी होता है। लेकिन हमें सिर्फ इस वक्त सिर्फ एक कंसर्न है, लोन के ऊपर क्या होता है जी, इंटरेस्ट। However, dividend will not be interest, लेकिन डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये क्या है? सर्विस फीस ऑन अ लोन, सर्विस फीस ऑन अ लोन, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। यानी जब आप लोन लेने जाते हैं तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, तो बैंक वाले आपसे कोई 1000, 2000, 3000 रुपये मांग लेते हैं। डेट इज कॉल्ड एज सर्विस फीस ऑन अ लोन। लोन लेते हुए आपने पैसे दिए, लोन लेते हुए फीस दी। ये फीस इंटरेस्ट से अलग है, साल के एंड में इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपनी जगह। इंक्लूडिंग फीस पेड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूज्ड। You obtained loan facility. You did not availed. Bank charged fee. Rupees 10,000 is your expense. मतलब बताएं सारे लाइन का। नहीं, लोन तो नहीं लिया, गलत बात आपने कर दी। आपने बैंक से कहा, आपने सब्जी वाले से कहा यार मेरे लिए सब्जी लेके रखो, मुझे करेले चाहिए। उसने कहा सर करेले तो शॉर्ट हुए में हैं। आपने कहा चल छोड़ यार मंगवा। उसने करेले मंगवा के रख लिए। बाद में आपने कहा जाके कहा माजरत यार वो तो कड़वे हैं, मुझे लगेंगे, मैंने नहीं खाने। उसने कहा चल यार ठीक है, करेले के पैसे ना दे, कुछ थोड़े से 5-10 रुपये मुझे दे दे, मेरा बड़ा इधर उधर से मंगवाने पड़े, तेरी वजह से बड़ा खज्जल ख्वार हुआ हूँ। इट इज़ लाइक दिस। आपने बैंक से लोन की सहूलत मांगी, बाद में आपने जाके कहा मुझे नहीं लोन चाहिए, बैंक ने आपको कहा भाईजान 10,000 रुपये दो। आप ये 10,000 रुपये आपके बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं
फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड। याद करें, फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड। आपने फीस पे की है लोन फैसिलिटी की जो बाद में आपने यूज, तो फिर फीस क्यों पे की है? क्योंकि उसने तो फैसिलिटी तैयार करके रखी हुई थी ना आपके लिए, बाद में आपने सहूलत इस्तेमाल नहीं की। आपने किसी बंदे को कहा यार मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर नहीं जा सकता, लिफ्ट चला, उसने बड़ा मुश्किल से कर करके इधर उधर से जो है वो मिन्नतें करके बॉस की, उसने आपके लिए लिफ्ट चलवा दी। बाद में आपने कहा नहीं यार मैं तो ज़रा सीढ़ियों पे जाऊंगा। उसने कहा चल भाई मुझे 500 रुपये निकाल के दे, तूने बड़ा टाइम ज़ाया किया मेरा। डेट इज़ लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। चलें, ना ना ना, पहली रो, ग्लासेस वाले भाई, पिछले भाई को देखो इसने नोट कर लिया। मुस्कुराओ मूंछों वाले भाई, देखो इसने नोट कर लिया, साथ साथ नोट कर रहा था। वो कह रहा है जबरदस्त, जेरदस्त, जबरदस्त। हाँ जी, किसकी? अच्छा जी, चले मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा देता हूँ। लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड, और बाद में इसकी क्या पे करनी पड़ी? फीस पे करनी पड़ी। बोले फीस पेड फॉर लोन फैसिलिटी नॉट यूज्ड, जो आपने फीस पे की लोन फैसिलिटी यूज ना करने की। जी किसकी भाई? दूसरा पॉइंट नहीं है इसमें, अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाएगा तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, अगर एओपी या इंडिविजुअल कमाएंगे जी वो कर लेंगे डिस्कस कभी, अभी तो वो आप 10 के चैप्टर में चले गए ना। ओके, डेट, डेट बस ये 5-7 मिनट में हम क्लोज करते हैं, फिर टेस्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, अगर आपकी बिल्डिंग किराए के ऊपर है तो रेंट पेएबल। अब याद रखिएगा ये सारा डेट है, ये सारा का सारा क्या है? हम समझते थे सिर्फ लोन उधार है, लेकिन अगर आपने लोन वापस नहीं किया वो भी उधार है, अगर आपने क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए वो भी उधार है, अगर आपने किराएदार हैं और किसी बिल्डिंग का किराया पे नहीं किया वो भी उधार है। उधार पर फिर ऊपर अगर इसके अलावा कोई पैसे दें तो डेट ऑल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये उधार की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है, अब नोट कर लें। तो इन सारी चीजों पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर आपने लेट पेमेंट की। अगर आपने लेट पेमेंट की तो इन सारी चीजों पे इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो डेट मीन्स any amount payable, any amount payable, including accounts payable, जिससे आप क्रेडिटर कहते हैं, एंड अमाउंट्स पेएबल अंडर प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स भी क्रेडिटर्स ही होते हैं। किस सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है आपने प्रोमिसरी नोट्स? बी लॉ में। बहरहाल नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई मसला नहीं। प्रोमिसरी नोट्स जो है ना
वो क्रेडिटर्स को ही कहते हैं। यानी क्रेडिटर्स कहते हैं यार सबूत के तौर पे कोई सफ़ा दे दो कि आप हमारे पैसे दोगे, उसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, तो क्रेडिटर को ही कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्रेडिटर को ही कहते हैं। क्रेडिटर को आप सबूत के तौर पे एक सफ़ा देते हो। और डिवेंचर तो आपसे डिस्कस हो गया, इट इज़ लाइक बैंक लोन। तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं लोन की, डेट मीन्स एनी अमाउंट पेएबल, क्रेडिटर भी इसमें आ जाएंगे, प्रॉमिसरी नोट्स भी आ जाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ जाएंगे, डिवेंचर्स भी आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लोन। अच्छा जी, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर और लेसी में क्या फर्क है? लेसर वो बंदा होता है जो अपना एसेट किराए पे देता है, और लेसी वो बंदा होता है जो एसेट किराए पर लेता है। लेसर आमतौर पे बैंक होता है, लेसर आमतौर पर बैंक होता है। ये उस क्लास में तस्वीर क्यों खींची जा रही है? किताब पुरानी वाली है। अच्छा, लेसर आमतौर पे, प्लीज नई किताब ले लें, पूरे सेशन में मसला रहेगा। लेसर आमतौर पे बैंक होता है, और लेसी जो है उसको अपने बिजनेस के लिए एसेट की जरूरत होती है। तो अब होगा क्या? डॉलेंस जाएगा बैंक के पास और बैंक को कहेगा मुझे एक मशीन चाहिए किराए पे। बैंक जाएगा बाजार में, खरीदेगा मशीन, मशीन खरीद के बैंक डॉलेंस को किराए पे दे देगा। बैंक किराया कमा रहा होगा और ये किराया दे रहा होगा। जहां तक बात है डॉलेंस की, तो डॉलेंस का काम है सेल ऑफ एसी। वो एसी बेचेगा और एसी की इनकम में से रेंट पेड टू बैंक माइनस कर लेगा। रेंट पेड टू बैंक कौन सा वाला? ऑफ मशीन। मशीन का जो किराया ये बैंक को पे करेगा वो माइनस कर लेगा। तो बता दें रेंट देने वाले के लिए क्या होगा? खर्चा। देने वाले के लिए खर्चा, और रेंट जो कमा रहा होगा उसके लिए, यही 70 रुपए आप देखें, रेंट रिसीव्ड फॉर मशीन। मशीन के बदले जो किराया आ रहा होगा वो बैंक के लिए इनकम होगी। अच्छा, सवाल ये है कि डेप्रिशिएट कौन करेगा? जिसने किराए पे दिया हुआ है या जिसने किराए पे लिया हुआ है? तो इसकी अकाउंटिंग मुझे पता नहीं क्या है, वो आप FR 2 में पढ़ेंगे। टैक्स वाले कहते हैं इसको डेप्रिशिएट वो करेगा जिसने किराए पे दिया हुआ है। द रीजन इज कि एसेट ये बैंक का है, 2-3 साल डॉलेंस को किराए पे देगा, फिर वापस ले लेगा, फिर रॉयल फैन को किराए पे दे देगा, फिर किसी और को किराए पे दे देगा। तो एसेट बैंक का है, इसलिए बैंक इसको डेप्रिशिएट करेगा। तो बैंक की किताबों में खर्चा नजर आ रहा होगा, उस खर्चे का नाम होगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। अच्छा, वैसे डेप्रिसिएशन की ना एक बहन भी है जिसका नाम है इनिशियल अलाउंस, लेकिन ये इंशाल्लाह हम पता कब पढ़ेंगे? जब कभी हम बड़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस तो 4-5 दिन में इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हैं ना, तो आपने बड़े हो जाना 4-5 दिन में। तो 4-5 दिन में इंशाल्लाह हम इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ 3 बातें याद करें। बैंक के लिए 70 रुपए इनकम है और डॉलेंस के लिए 70 रुपए, ये वही 70 रुपए मैंने लिखे हैं। एक और चीज याद कर लें छोटी सी, हमने तो किराए पे लिया हुआ है तो हम तो डेप्रिशिएट ना करें, किराए पे फिर लिया हुआ है हम तो डेप्रिशिएट ना करें, फिर डेप्रिशिएट कौन करे? जिसने किराए पर दिया हुआ है। और दिया किसने हुआ है किराए पर? बैंक ने किराए पर दिया। तो बैंक 2 खर्चे माइनस करेगा, नंबर 1 डेप्रिसिएशन एंड नंबर 2 बोले इनिशियल अलाउंस। आप पढ़ें जी। अभी सिर्फ मैं ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं, बाकी सेक्शंस लिख दिए हमने, फिर कभी रेफर कर लेंगे। जब एक लेसर, जब एक, जो कि बैंक भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है, और उन्होंने किराए पे दे दिया, उन्होंने क्या कर दिया? किराए पे दे दिया। तो अमाउंट पेड बाय लेसी कितनी है? लेसी ने कितने पैसे दिए?
shall be treated as income from business for lesser. तो अब जरा देखें, इधर से पढ़ते हैं. Where a lesser have leased out any asset, amount paid by lessee to lesser shall be income from business of lesser. ट्राई करें दोबारा. Where a lesser has leased out an asset to lessee, amount paid by lessee to lesser shall be the lesser's. ये लेसर की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस. कोई भी एसेट, मशीन, कार, कोई भी एसेट दे दें. हाँ, कुछ भी हो सकता है. क्या चीज? नहीं, यहाँ पे डेप्रिशिएट तो नहीं होगी, सारी सी बात. क्या चीज? तो कुछ भी नहीं. अच्छा मोहतरम, एक कारोबार होता है वेंचर कैपिटल फंड. अच्छा, ये ना चैप्टर इतना बोरिंग नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बस आज जो है ना काफ़ी बोरिंग चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि अकाउंटिंग टाइप चीज़ें हैं. डिप्रिसिएशन होंगी, डिडक्शन के न्यूमेरिकल होंगे, बिजनेस के न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन वो चीज़ें इंशाल्लाह मंडे से शुरू होंगी, अगली क्लास से शुरू होंगी. तो इसलिए इस चैप्टर इज़ नॉट बोरिंग. आज हल्की फुल्की बोरिंग चीज़ें चल रही थी, अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गई हैं. अच्छा, वेंचर कैपिटल फंड ये कारोबार होता है स्पेसिफिक अरसे के लिए, 5 साल 10 साल के लिए. वेंचर का मतलब ही है वेंचर कर रहे हैं. 5-10 साल के लिए कारोबार आपने शुरू किया ब्रिज बनाने का. इस बिजनेस के 2 ओनर्स हैं. ओनर्स इंडिविजुअल्स और बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक. यानी बैंक ने इसमें पैसा डाला हुआ है बीइंग अ ओनर. बैंक ने लोन नहीं दिया हुआ. इस वेंचर कैपिटल फंड ने इनकम कमाई. इनकम इसने 2 किस्म की कमाई. एक इसने इनकम कमाई ब्रिज बना के, ब्रिज सेल करके, ये इसकी मेन इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस. एक इसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, इसने किसी और बैंक में रखवा के इंटरेस्ट इनकम कमाई. अब ये सारी इनकम्स लफाफे में डालकर शेयर होल्डर्स को तकसीम कर दी जाएंगी. शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड इनकम है, क्योंकि शेयर होल्डर को इससे कंसर्न नहीं कि कहां से पैसा आ रहा है. शेयर होल्डर कहेगा मैं बिजनेस का क्या हूं? ओनर. ओनर को जो भी पैसा बिजनेस से मिले डेट इज डिविडेंड इनकम. क्लियर? पीटीसीएल भी इसी तरह करता है. पीटीसीएल की कई दफा इंटरेस्ट इनकम भी कमाता है. पीटीसीएल का मेन कारोबार तो आपको पता है क्या है, लेकिन जब वो लिफाफे में डाल के सारी चीजें ओनर को भेजता है घर, तो डेट इज डिविडेंड इनकम. तो बताएं ओनर कौन सी इनकम कमाता है? डिविडेंड इनकम. और डिविडेंड इनकम के साथ बरकत के लिए हम अदर सोर्स का लफ्ज लिखते हैं, अदर सोर्स डिविडेंड इनकम, फाइनल टैक्स रेजिम. लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है इस रूल की कि इंटरेस्ट इनकम का जितना हिस्सा बैंक को मिलेगा वो बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, क्योंकि बैंक का काम ही क्या कमाना है? इंटरेस्ट इनकम. बस ये एक अजीब सी बात है, ये लिख लें. या एक आपको कई दफ़ा कहा है कि किताब से निकाल दे, इससे ये फाइनल की बातें हैं, लेकिन किताब से निकाल भी नहीं रहा और 20 साल हो गए हैं इस पॉइंट को कभी टेस्ट भी नहीं कर रहा. ये जो पॉइंट अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ 1-1.5 लाइन का. वैसे ओनर कौन सी इनकम कमाते हैं? डिविडेंड इनकम. नोट कर लें जरा, फिर कोई जहन में सवाल आ रहा है वो मैं ले लेता हूं. नोट कर लें. जी
वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा माइक करीब करो। इंडिविजुअल की डिस्कशन यहाँ नहीं है, इंडिविजुअल के लिए डिविडेंड इनकम होगी। अच्छा, ये जो इतनी लंबी चौड़ी डायग्राम बनाई है, इसके बनाने के बाद मैं अपने सारी लॉजिक्स वापस ले रहा हूँ, और मैंने आपको कोई किसी चीज़ की लॉजिक नहीं बतानी थी, और ना आपने कोई लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है ना याद रखनी है। सिर्फ एक इंग्लिश का फ़िक्रा याद करवाना मकसूद है, वो मैं इस डायग्राम को सामने रख के याद करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आपने ये नहीं सोचना कि इंटरेस्ट इनकम इसको मिले तो क्या होगा, बिजनेस इनकम इसको मिल रही है तो क्या होगा, बिजनेस इनकम इसको मिल रही है तो क्या होगा। डेट ऑल इज आउट ऑफ स्कोप, लीव इट। सिर्फ एक इंग्लिश का फ़िक्रा हमने याद करने की कोशिश करनी है। इंग्लिश का फ़िक्रा है, मैं ज़रा देख लूँ एक मिनट। वेयर वेंचर कैपिटल फंड, बोलें, डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू बैंक, इट इज बैंक इनकम फ्रॉम बिजनेस। बस ये डायग्राम से इतना सा भी याद कर लेना तो डायग्राम बाकी फारक कर देनी है। बस फिक्रा याद कर लें इधर ही बैठे बैठे। वेयर अ वेंचर कैपिटल फंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू बैंक, इट इज बैंक्स इनकम फ्रॉम एंड नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वैसे इंटरेस्ट इनकम जो डिविडेंड इनकम असल में ये बनती थी वो अदर सोर्स में जाती है, लेकिन इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। वेयर वेंचर कैपिटल फंड distribute interest to a bank, it will be the bank's and not income from other source. Where any venture capital fund, venture को ना म्यूचुअल भी कहते हैं स्लैश, where any venture capital fund distribute interest to any bank, it will be chargeable under that income from instead of income from other source। अदर सोर्स में नहीं जाएगी बल्कि किस साइड में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी के चैप्टर में बताएं सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है या थोड़े बहुते? थोड़े बहुते। लिस्ट दी हुई थी, रिपेयर अलाउंस, ये। अदर सोर्स के चैप्टर में लफ्ज लिखा हुआ था एनी, सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। और जो चैप्टर था सैलरी का, उसमें लिखा हुआ था खर्चे माइनस करने की इजाजत ही। और बिजनेस के चैप्टर में भी लफ्ज लिखा हुआ है एनी, बिजनेसमैन को सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। चाहे कॉलेज को आप जहन में ले आए, कॉलेज को रेंट माइनस करने की इजाजत है बिल्डिंग का, कॉलेज को रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, कॉलेज को बिजली के बिल माइनस करने की इजाजत है, कॉलेज को मुलाजमीन की तनख्वाहें माइनस करने की इजाजत है, कॉलेज को जनरेटर का पेट्रोल माइनस करने की इजाजत है, इसी तरह कॉलेज को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, इसी तरह कॉलेज को मार्करों का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, डस्टरों का खर्चा जो किया वो माइनस करने की इजाजत है। तो कॉलेज को सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। चाय पानी का खर्चा जो है वो माइनस करने की इजाजत है। तो कॉलेज जितने भी खर्चे कर रहे हैं बीइंग अ बिजनेसमैन, इसको सारे खर्चे माइनस करने की, हाँ कुछ खर्चे हैं जिसको माइनस करने की इजाजत नहीं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेक्शन 21 के अंदर। मंडे को हमने असल में वो मेन सेक्शन है जो हमारे सिलेबस का, वो शुरू करना है। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, अ खर्चा शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। बस अब साबित कर दें कि यह खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर, यानी सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए, अगर बिजनेस के लिए है तो माइनस करने की इजाजत है, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं। अब एक अजीब सी मिसाल, किसी बंदे ने लोन लिया घर के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बाद में उसने उस लोन से बिजनेस के लिए कुर्सियां खरीद ली कि बच्चे लाइन में लगे हुए हैं तो चलो कुर्सियां लगा दो ताकि आराम से बैठ जाएं उधर। तो बाद में उसने कस्टमर्स के लिए कुर्सियां खरीद ली। अब सवाल यह राइज होगा, क्या यह लोन बिजनेस के लिए लिया था या मकसद कोई और था? बाद में
किसी और मकसद के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। मैंगो आपने खाने के लिए लिया, बाद में जाके मिल्कशेक बनाने लगे। आपने लोन लिया किस मकसद के लिए? पर्सनल के लिए। बाद में लोन यूज कर लिया, इस लोन का इंटरेस्ट आपको माइनस करने की इजाजत नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली नियत आपकी कुछ और थी। हां, एक काम आप कर सकते हैं, पुराना लोन कैंसिल करवाएं और वो लोन वापस करें और नया लोन लें बिजनेस के लिए, वो उसका फिर खर्चा आप माइनस कर लें। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हो और लोन कहीं और इस्तेमाल हो रहा हो, फिर खर्चा माइनस करने की इजाजत। एक साहब ने लोन लिया है बैंक से नई गाड़ी लेने के लिए, अपनी जात के इस्तेमाल के लिए। बाद में उस लोन को इस्तेमाल कर लिया है दुकान का फर्नीचर खरीदने के लिए। ही कैन नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट। यह बंदा इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकता। वजह बता दें? बिकॉज लोन इज नॉट ऑब्टेन्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। लोन बिजनेस के लिए नहीं लिया था, लोन अपनी जात के लिए लिया था। ही कैन नॉट डिडक्ट इंटरेस्ट, वो इस लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकता। चलें जी, आखिरी मिसाल। एक भैंस है जो, भाईजान दूध ही दूध नजर आ रहा है हमें तो हर जगह। अच्छा, एक भैंस है जो कि मिल्क मैन ने रखी हुई है फॉर मिल्क। उसने यहां से ज़िबा नहीं करना इसको, उसने रखी हुई है फॉर मिल्क। तो बताएं जी, ये बैलेंस शीट में कहां नजर आएगी? एसेट्स में, लायबिलिटीज में? एसेट्स में। करंट एसेट में, नॉन करंट में? नॉन करंट वाले हाथ खड़ा करें, करंट वाले हाथ खड़ा करें। करंट एसेट में तो तब नजर आती ना जब इसने ईद के ऊपर बेचने के लिए रखी होती, या ये कसाई होता, या इसने फॉर सेल रखी होती। फॉर सेल नहीं है, इन्वेंट्री टाइप नहीं है। भैंस तुम इधर रहोगी और कई साल तक मिल्क दोगी। भैंस ने कहा जैसे मेरे मालिक का हुक्म। तो ये जो भाई, ये चलती क्लास में आपने मुझे बताना था ना, कुर्सी उठाने आए हो, हाथ खड़े करना था, फिर एंटर होना था। चलें जाएं आप। जी, भैंस अगर हमने ली है किस पर्पस के लिए? दूध के लिए। ये दूध दिखाऊं आपको या नजर आ रहा है सारा दूध? ठीक है। तो भैंस अगर हमने ली है फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क, तो ये भैंस इज लाइक फिक्स्ड एसेट और भैंस इज लाइक इन्वेंट्री। क्या ये मशीन की तरह खड़ी होकर यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करती रहेगी अगले कई साल तक? तो डेट इज लाइक मशीन। अब सवाल है इसकी कॉस्ट क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, और इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे, और अगर ज्यादा ड्रामे किए इसने तो इंपेयर कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। फर्ज करें जी, फर्ज करें हमने 3 काउज ली हैं। हमने कितनी काउज ली हैं? 3 काउज ली हैं। हमने 3 काउज ली 2010 में, परचेज की। पुराना जमाना था, 50,000 की गाय मिल जाती थी, 1.5 लाख रुपए की। 2013 में जाके हमने इनको बेच दिया। इनको बेचा क्योंकि इनको पोलियो हो गया था। तो इस वजह से हमने इनको क्या कर दिया? बेच दिया। इस वजह से हमने इनको क्या कर दिया? बेच दिया। मगरमच्छ कहां से मैं? अब ये बेचारी
गई भी और जाते हुए गम भी देके गई। बेच के कितने पैसे आए? 60,000। ए माइनस बी, इसका मतलब है पास साबित हुआ कि इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, जस्ट लाइक शेयर ट्रीट करें। सेल माइनस परचेज विल बी गेन और लॉस। कितने का बेचा? 60 का। कितने की खरीदी थी? कितना नुकसान हो गया? 90,000 के लॉस को 13 में बुक कर लें। 90,000 के लॉस को 13 में बुक कर लें। बाकी अंग्रेजी इंशाल्लाह इसकी हम कल पढ़ेंगे, तो मैं यहां बात क्लोज कर रहा हूं। तो 90, हाँ ये इट इज लाइक शेयर, बस अब मेरे ख्याल से पूछने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक शेयर। जब खरीदे थे कितने के थे? 1.5 लाख के। जब बेचे कितने के? 60,000 के। बेचने पे कितना लॉस आया? 90,000। इस 90,000 के लॉस को आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिकॉर्ड कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा कारोबार है, हम मिल्क मैन है, हमारा कारोबार है, हमारे पास गाय और मज्जे हैं और हम उनका दूध बेचते हैं। ये हमारा कारोबार है, ये सैलरी नहीं है। ये नहीं होता कि हम गाय के सामने कहते हैं मैंने तुम्हारी नौकरी शुरू कर दी। जी दूध भी इनकम है, वो मैंने इनकम शो नहीं कराई अभी, मैंने सिर्फ एक खर्चा शो कराया। इसका जो दूध आ रहा है इससे, उसको जब आप बेच रहे हैं तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और अगर खुद पी रहे हैं तो ड्राइंग है। गुज्जर बरकत के लिए आए हुए हैं, मैंने कहा बरकत के लिए आए हुए हैं। कितने लोग बरकत के लिए आते हैं क्लास में? शर्म भी नहीं आती। वो भी बिजनेस इनकम है, वो भी बिजनेस इनकम है। और किस साइड में डालना है? बिजनेस की वजह से ये सेकेंडरी इनकम आ गई, मेन इनकम तो चबड़ा नहीं कहे खाल, कहें खाल। अजीब सा सवाल है, लेस पसंद है या सुपर क्रिस्प? ओके कोई ले लें, बकरा शकरा लेके रख लें अभी, ताकि उससे मोहब्बत भी हो जाए, फिर बड़ी ईद पे कुर्बान करेंगे तो आपकी आरजुओं पे भी कुर्बानी फिरेगी। थोड़ा अर्सा पहले ज़रा लेके रख लीजिएगा, मोहब्बत हो जाए। चलें जी, 1 इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ये बस आपको मैंने बताया, जानवर स्टॉक नहीं है, ये जानवर स्टॉक नहीं है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। किस लिए रखा हुआ है? दूध के लिए, नॉट एज स्टॉक, स्टॉक के तौर पे नहीं रखा हुआ। चलिए छोड़े परे, इसको बाद में देखेंगे। तस्वीर ले लो, तस्वीर। ओके कितने अच्छे बच्चे हैं आप, इतने शौक से आते हैं पढ़ने। घर जाके भी इसी शौक से पढ़ा करें ना, फिर मज़ा आ जाए। वैसे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मसला नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस शौक से नहीं घर में पढ़े जिस शौक से पढ़ना चाहिए। असल में दुनिया बड़ी डिमांडिंग हो गई है और लोग छोड़ते नहीं, अब मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है। यू हैव टू डू दी एफर्ट। ऐसे भी हैं 5-5 पेपर निकाल लिए इस दफ़ा। ओके ये जी टेस्ट के अंदर एडजस्टमेंट थी। हमारा ईयर है 2004, 2024, जो मर्जी समझ लें। यकम में 2002 को इकबाल ने 3000 शेयर रिसीव किए हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज अब्बू। अपने अब्बू से उसने 2000
3,000 शेयर गिफ्ट के तौर पे लिए हैं इन लकी इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई फिर ये प्राइवेट कंपनी होगी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो ये प्राइवेट कंपनी होगी। अगर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती फिर कौन सी होती? पब्लिक कंपनी। तो अभी ये प्राइवेट कंपनी होगी। भाई को एक चपेट ना लगाएं मेरी तरफ से, बस मुतवज्जे कर दें इनको। अच्छा, आप बता दें शेयर्स अब्बू से किस दिन लिए? 1 मई 2002 को। ऑन 1 जनवरी 2000 हिज फादर हैड बॉट दीज शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ इतने। उसके अब्बू ने किस दिन ये शेयर खरीदे थे? 1 जनवरी 2000 और जो बोल रहे हैं 2000 at a price of CAD 20 and the market price of each share at the time of transfer to Iqbal was CAD 28। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे करें, आपने 5 बॉटल्स खरीदनी है, आप सऊदी अरब के अंदर हैं, एक बॉटल 2 रियाल की है और पाक रुपीज में आपने कन्वर्ट किया तो 1 रियाल 60 रुपए का है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कितने की बॉटल्स पड़ेंगी। चलें छोड़ें, ये बहस अलग है। बॉटल्स कितनी खरीदनी है? 5। एक बोतल कितने की है? 2 रियाल की। 1 रियाल कितने रुपए का है? 60 रुपए का। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि पाक रुपीज में बोतल 120 रुपए की है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, मुझे तो ये समझ आ रही है। एक बोतल कितने की है? और यार ये कहां से रुपीज तो हटवाए ना, मादरत, कुछ लोग इसी वजह से कंफ्यूज हो रहे थे। हाथ खड़ा करें। अच्छा, फोकस ही नहीं करते। रुपीज 2 रियाल, एक बोतल 2 रियाल की है। अब क्लियर हो गया? एक बोतल 2 रियाल की है। अब ये 2 रियाल की बोतल है, तो 2 रियाल को अगर मैं 60 से जरब दूंगा तो क्या क्या पता चलेगा? चलें छोड़ें यार, मैं एक बोतल लेने गया हूं। अब ये रेटा समझ आ रहा है? मैं एक बोतल लेने गया हूं, तो मैंने आपके सामने सिर्फ छुपा दिया है कि मैं 5 बॉटल्स लेने गया हूं। ये फैक्ट मैंने छुपा दिया है। तो मुझे बता दें एक बोतल कितने रियाल की है? पाक रुपीज के अंदर 120 रुपए की है। अब जरा सवाल का डेटा देखिएगा। ऑन 1 जनवरी हिज फादर हैज बॉट दीज शेयर्स एट CAD 20। CAD 20 के बेचे इक्विवेलेंट टू 1300 पर शेयर। इसका मतलब है ये 1300 इज लाइक 120। ये आपको पर शेयर उसने दे दिया पाक रुपीज में कन्वर्ट करके। देखें, उसने करेंसी का एक्सचेंज रेट यहां नहीं दिया। अगर आप करेंसी के एक्सचेंज रेट निकालना चाहें तो 120 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 2 रियाल पे, तो करेंसी का एक्सचेंज रेट 60 रुपए निकल आएगा। तो मुझे यह बताएं, जरा थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा फोकस करें। बाहर के मुल्क में एक शेयर कितने रुपए का है? 20 रुपए का। पाकिस्तान में अगर यह शेयर होता कितने रुपए का होता? इसलिए आपको करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं चाहिए था। आपने अब मेरे ख्याल से 20 CAD इग्नोर करना था और 3000 शेयर हैं आपके पास। एक शेयर कितने रुपए का है? यह बात कितने लोगों को समझ आ गई थी? कितने लोगों को अब समझ आ गई है? तीसरा सवाल मैं नहीं पूछ रहा, कितने लोगों को अभी भी। अच्छा, तो कुछ इस किस्म की कहानी है। अब मेरे ख्याल से ना 3 चीजों के चक्कर में ना पड़ें, 20 CAD को इग्नोर कर दें। मेरे पास बोलें शेयर कितने हैं? 3000। एक शेयर पाकिस्तान के रुपीज में कितने का? 1300। ये मैंने ऊपर लिखना है, मादरत।
बोलें जी, 3000 ज़रा 1300, 39000000। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वॉज कैड 80। जिस वक्त अब्बू ने मुझे ट्रांसफर किए उस वक्त ये शेयर कितने का था? एक शेयर बाहर के मुल्क में 28 का था, लेकिन पाक रुपीज में कितने का था? जी बोलें। 60000000। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, ऑन 15 जून 2004 he sold all the shares to an investor, किसी भी बंदे को बेच दिए, फॉर कैट 32 पर शेयर, and paid a brokerage and commission of 0.2 per share. He also paid income tax of 1500 to tax authorities in Toronto. The exchange rate at the time of above transaction was 90. अब का एक्सचेंज रेट उसने दिया क्योंकि अब उसने ओवरऑल प्राइस नहीं दी। क्या जवाब आ गया? 8640। आप बताएं, व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ अब्बू? 3.9। What is the fair value when Abu transferred me? What is the consideration? 8.6। अब जब मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैंने आपको कहा था ये इग्नोर करना है। क्या लग करूंगा मैं? 8640 माइनस 39, बोलें, एक और चीज में माइनस करनी है ना, टैक्स नहीं माइनस करना, उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स माइनस नहीं करना होता, टैक्स कभी भी माइनस नहीं करना, टैक्स का तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। आपको पता है कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया में बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया था, तो वो टैक्स खर्चे के तौर पे माइनस होता है या उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है? मुझे ये बताएं कि मैंने कमीशन कितना पे किया? 0.2 पर शेयर्स कितने? 3000। एक पर कितना कमीशन? एक्सचेंज रेट, ग्रैंड टोटल बता दें जवाब। 4686। नो व्हाट इज दिस? दिस इज माई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। बाकी सॉल्यूशन में अब आपने देखना है कि इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकला है। वो कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह निकला है। तस्वीर खींच ले ताकि हम क्लास खत्म करें। इस सवाल में मसला क्या था, छोटा सा बता दें। पर करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ था, करेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ था। बाकी तो मेरे ख्याल से आसान था। ये कितने लोगों ने एज इट इज कर लिया था? जरा पेपर में एज इट इज कर लिया था, यानी यही गेन निकाला था। कमाल है माशाल्लाह। अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ये जरा बाकियों को समझा दें अगर इनको कोई मसला आए तो। भाई किस टाइम सो जाएंगे यार? 10 बजे सो जाइएगा। उठेंगे किस टाइम? 3 बजे। भाई दूसरी क्लास में नोट्स पढ़े हुए देखो बांटने के लिए। चलो ठीक है, ये सफ़ा पकड़ते हुए जाना। और फिर दोबारा कब सोएंगे? दोपहर को 3 बजे। यार 11 घंटे पढ़ पढ़ के तो बंदा ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। क्या? हाँ, ओवर कर दें।